सो एवरीवन, मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स के जनरल क्वेश्चंस और डाउट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि अक्सर कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान वो लोग फेस करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर्ड है जिन्हें हम पहले डिस्कस करेंगे और बाद में आप लोगों के क्वेश्चंस को भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सबको zenonco कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आप सबको ये ऐप डाउनलोड करना चाहिए, जहां पर आप कैंसर एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैंसर वेलनेस टिप्स भी मिलेंगी, ब्लॉग्स भी मिलेंगे और भी काफी सपोर्ट मिलेगा। एंड मैं सबको बताना चाहूंगी कि आज का हमारा सेशन मेजरली हिंदी में होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आए। आज के एक्सपर्ट टॉक्स के सेशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजू गुप्ता। मैं उनके बारे में आप लोगों को थोड़ी डिटेल्स भी बता देती हूँ। Ranju Gupta is a medical oncologist and hematologist with more than 25 years of experience. She currently practices at the Lehigh Valley Hospital, Cedar Crest in Pennsylvania, US, and also at Good Shepherd's Specialty Hospital, US. She pursued her MBBS from Lady Harding Medical College, New Delhi in 1996. Her areas of interest include breast cancer, gastrointestinal cancer, benign and malignant hematology, and many more. The American Board of Internal Medicine has granted her several certifications in many areas, namely internal medicines, medical oncology, and hematology. Dr. Ranju tells that her patient's quality of life is very important to her, and that she also pays attention to the emotional and psychosocial aspects of a patient in addition to their medical treatment. तो इसी के साथ हम लोग अपना आज का सेशन भी स्टार्ट करते हैं। Yeah, and hello, Dr. Ranju. Oh, okay. Hi. Good evening, everyone. Maybe the good morning here, but good evening, everyone. Happy to be here. Yeah, definitely, ma'am. Thank you so much. तो सबसे पहला जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि कैंसर एग्जैक्टली क्या होता है? ओके मेरी हिंदी काफी अच्छी है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में काम बात होगी काइंड ऑफ कुछ वर्ड्स का हिंदी अनुवाद करना थोड़ा मुश्किल है, सो आई विल डू माय बेस्ट। कहीं किसी को कोई डाउट है तो दे कैन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। तो हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट अंश होता है वो होता है सेल, राइट? तो ब्रेस्ट के अंदर ब्रेस्ट सेल होंगे, कोलन के अंदर कोलन सेल होंगे, बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स होंगे। तो हर चीज बॉडी के अंदर मशीन की तरह रेगुलेटेड होता है, बिल्कुल कि कितना हमें ज्यादा, ना ज्यादा कम, ना ज्यादा ज्यादा। लेकिन अगर किसी कारणवश कुछ म्यूटेशंस अगर हमारे बॉडी के अंदर बदलाव आता है और जो वो सेल्स हैं किसी भी एक एरिया के अंदर अनरेगुलेटेड तरीके से बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो अगर हमें 10 सेल चाहिए और हमारे पास अब 1 लाख सेल हैं, तो वो उसको हम कैंसर कहते हैं। तो जब वो इतने सारे सेल्स होते हैं तो वो बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर जाके उनके अंदर जाके डिस्ट्रक्शन कॉज करना शुरू कर देते हैं। जैसे सपोज ब्रेस्ट कैंसर है, तो जो उसके अंदर सेल्स हैं वो लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर, जिगर के अंदर, बोन्स के अंदर, ब्रेन के अंदर जा सकता है और फिर वो वहाँ के एरियाज को तकलीफ पहुंचा सकता है। तो इस सारी प्रोसेस को हम कैंसर कहते हैं। तो जिस एरिया के अंदर ये अनरेगुलेटेड सेल्स की ग्रोथ हो रही है, हम उसका कहते हैं कि वहां से कैंसर शुरू हुआ है। तो अगर बोन मैरो में है तो वो ब्लड कैंसर हो गया, अगर ब्रेस्ट में है तो वो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कोलन में है तो वो कोलन कैंसर हो गया। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, आप सोचें कि सोल्जर्स हैं जो कोशिश करते हैं कि जब ये कैंसर सेल्स बिल्कुल छोटे होते हैं तो हम उनको मार सकें, क्योंकि रोजाना हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, म्यूटेशंस आते हैं। तो काइंड ऑफ एक एनालॉजी हो जाएगी, जैसे हमारा कंप्यूटर है, राइट? उसके अंदर वायरस आता है तो हमने एंटीवायरस रखा हुआ है, तो बहुत हद तक तो वो एंटीवायरस उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारा कंप्यूटर चलता रहेगा। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा वायरस आता है कंप्यूटर के अंदर कि हमारा एंटीवायरस नहीं काम कर सकता, तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। तो सेम थिंग वही कैंसर के साथ होती है कि हमारी बॉडी के अपने जो सोल्जर्स हैं वो कोशिश करते हैं
कि हम उसको उसको उन कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक सकें, बट अगर वो नहीं हो पाता तो फिर वो मैनिफेस्ट करता है कैंसर की तरह। राइट मैम। सो मैम, ब्लड कैंसर के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में आप थोड़ा ब्रॉडली, मतलब क्या होता है राइट। वो? तो बोन मैरो जो है वो फैक्ट्री है जहाँ पर ये सारे सेल्स बनाए जाते हैं। तो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसको हम मेजर करते हैं टीएलसी के दौरान, वो हमारे को इन्फेक्शन फाइट करने में हेल्प करता है। और प्लेटलेट्स होते हैं जो ये प्रिवेंट करता है कि हमारे को ब्लीडिंग ना होती रहे। उसके अलावा हमारे पास कुछ और सेल्स भी होते हैं जैसे प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सेल्स के अंदर हमारे को मदद करते हैं। तो जब इनमें से किसी भी सेल्स की डिसरेगुलेशन हो जाती है तो ब्लड कैंसर होता है। तो जो मेन टाइप के होते हैं उनको हम ल्यूकीमियाज बोलते हैं जब वाइट ब्लड सेल्स के अंदर तकलीफ होती है। अगर प्लाज्मा सेल्स के अंदर होती है तो उसको हम मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। और एक ब्रॉड कैटेगरी होती है जिसको हम लिम्फोमास बोलते हैं। वो भी वाइट ब्लड सेल्स, बी सेल्स या टी सेल्स जो है उनके अंश से जो कैंसर प्रोड्यूस होता है उसको लिम्फोमास कहते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ल्यूकीमियाज, लिम्फोमास और मल्टीपल माइलोमा ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है। राइट मैम। मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। जो भी लोग क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। एंड मुझे आप लोगों के क्वेश्चन रिसीव हो रहे हैं एंड हम लास्ट में उनको डिस्कस करेंगे। तो मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये था आपसे, लाइक तब कैंसर डायग्नोज होता है, सो लाइक पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स को कैसे अपना लाइक ट्रीटमेंट कैसे प्लान करना चाहिए एंड कैसे उन्हें पता चलेगा कि उनके लिए बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट कौन है? बिग क्वेश्चन, लेट मी ट्राई टू आंसर कि मैं ब्रेक करें तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, आपने टेस्ट कराया, आपको आया कि उसमें कैंसर है, तो आपको राइट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जनरली वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होगा। अब आप कैसे चूज करेंगे कि कौन सा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। आपको वहां जाना चाहिए जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम आता हो। मतलब कि उस डॉक्टर को आदत होनी चाहिए कि वो बहुत सारे ऐसे मरीजों को देखता है, क्योंकि अगर वो देखता है या देखती है ताकि आपको मालूम हो कि भी उसको मालूम है कि आजकल नई नई क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ऑन्कोलॉजी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत नए नए ट्रीटमेंट्स का आविष्कार हो रहा है। तो आप उनके पास जाना चाहते हैं जो आपको मालूम है कि उसको अप टू डेट है वो इन सब चीज़ों के साथ। कई बार ये करना बहुत मुश्किल है। आप ऑब्वियसली गूगल में जाके डॉक्टर को ढूंढते हैं। आपको वो सेंटर देखना चाहिए जहाँ पर अच्छी कैंसर केयर अवेलेबल होती है। और कई बार आपको एक से दो पेशेंट्स को, एक से ज्यादा भी डॉक्टर्स को देखना पड़ सकता है, क्योंकि नहीं पता चलता कि ये डॉक्टर कितना अच्छा। कई बार डॉक्टर अच्छा होता है लेकिन आपके लिए सही फिट नहीं होता, राइट? क्योंकि एक तालमेल होना बहुत जरूरी है मरीज और डॉक्टर के बीच में। तो आपने एक जगह से लिया, उसने आपको बताया कि फलाना फलाना ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाके कंफर्म करें कि वो भी बाय एंड लार्ज सेम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट की बात कर रहा है। और फिर देखें कि आपको कौन सा डॉक्टर आपके साथ आपका तालमेल बैठ रहा है। बहुत ज्यादा दूर का डॉक्टर नहीं चूज करना चाहिए, क्योंकि हम आगे बात करेंगे कि कीमोथेरेपी वगैरह हमको करना होता है, तो वहाँ पे रोज रोज ट्रांसपोर्टेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ज्यादा दूर जो आपके घर से होगा वो फिर बाद में निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सर्जन जिसको एक टाइम पे सर्जरी करनी है दूर भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है बाय एंड लार्ज ये सोचना चाहिए कि अगर हमें इसके पास कीमोथेरेपी के लिए आना है 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के लिए, तो वो फिजिबल होगा कि नहीं होगा। राइट मैम। सो मैम, कैंसर के क्या कुछ ऐसे साइंस या सिम्टम्स हैं जिनको देख के हम लोग पहले ही लाइक स्क्रीनिंग के लिए जा सकते हैं? तो आप ब्रॉडली कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? नॉट जस्ट द ब्लड कैंसर। यस मैम, मतलब ब्रॉडली भी, और इफ ओके। देयर आर एनी स्पेसिफिक साइंस, या? तो हम मैं मोर देन 15 साल से यूएस में प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगी यहाँ से, एंड देन वी कैन ब्रिंग इट बैक टू इंडिया। तो यहाँ पर हम लोग हर
इंसान को बात करते हैं कि साल में एक बार उनको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। जब तकलीफ नहीं होती तब भी जाना चाहिए, राइट? कि आपको जो अपनी वेल विज़िट करनी चाहिए देखने के लिए कि आपको कोई नई तकलीफ नहीं है, आपको कहीं कोई गाँठ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। और उस समय हम एक रूटीन ब्लड वर्क सबका करते हैं, जैसे सीबीसी हुआ, किडनी फंक्शन हुआ, लिवर फंक्शन टेस्ट हुआ। इसलिए नहीं कि मुझे तकलीफ है, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि सब कुछ अपनी जगह पर है। उम्र के हिसाब से तो आप कोई लिपिड प्रोफाइल भी कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह देखने के लिए। तो ये आपका एक जनरल वेल बीइंग चेकअप है। इसलिए नहीं कि मुझे कोई तकलीफ है, बट जस्ट टू से कि अच्छा ठीक है, ये चेक बॉक्स की भी आना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उसके अलावा जो हम स्क्रीनिंग के लिए बात करते हैं, हम लोग बहुत बोलते हैं कि मैमोग्राम करना चाहिए लेडीज को। क्या कहते हैं, देखने के लिए कोई ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। पहले हम कहते थे कि इंडिया में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर कम है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रेट भी बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो जनरली हमको तब पता चलता है जब हमें कोई गांठ महसूस होती है ब्रेस्ट के अंदर या अंडर द आर्म्स। लेकिन अगर आप मैमोग्राम करवाएंगे तो जब वो बिल्कुल छोटा सा कण होता है, मे बी एक मटर के दाने के जितना है या उससे भी छोटा है, तो वो मैमोग्राम पे पता चल सकता है जल्दी। अगर हमें पता चल जाएगा कि कोई कैंसर है तो उसका इलाज कम होता है, लेस चांसेस कि आपको कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी, छोटी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए वो डायग्नोसिस करना जरूरी है। मैं हर साल जाती हूँ अपनी मैमोग्राम के लिए। जब मैं 40 की हुई थी उसके बाद से हर साल मैं अपने मैमोग्राम के लिए जाती हूँ। मेन के अंदर प्रोस्टेट कैंसर 50 साल के बाद हम कहते हैं कि भी पीएसए जो है उसका टेस्ट करना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि वो प्रोस्टेट को महसूस कर सके कि प्रोस्टेट बड़ा हुआ तो नहीं है। तो वो 50 साल की उम्र में करने की जरूरत नहीं है प्रोस्टेट का एग्जाम। वो आप 60-65 साल की उम्र पे भी कर सकते हैं, अनलेस आपको सिम्टम्स हो रहे हैं। तीसरा जो हम लोग कहते हैं, अब तो एज कम हो गई है क्योंकि कोलन कैंसर जो है, जो बड़ी आंतों की कैंसर होती है जिसको हम कोलन कैंसर कहते हैं, वो उसके लिए हम कलनास्कोपी करते हैं, जिसमें आप एक कैमरा लेके कोलन के अंदर चेक करते हैं कि वहां पे कोई पॉलिप नहीं हो। पॉलिप प्री कैंसरस होता है, कैंसर से पहले एक ग्रोथ हो जाती है जिसको हम पॉलिप कहते हैं, और अगर हम उसको उस टाइम पे काट दें, निकाल दें, तो वो कैंसर में परिवर्तित नहीं होगा। तो उसके लिए आप कलनास्कोपी करते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहले 50 साल की उम्र पे कलनास्कोपी, पहली कलनास्कोपी के लिए हम लोग बोलते हैं। ये सब स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब मरीज को कोई सिम्टम नहीं है इस समय पे, तो उस समय हम कलनास्कोपी के लिए बोलते हैं। और अगर वो कलनास्कोपी ठीक आती है और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, फैमिली के अंदर कोई और कैंसर की रिस्क फैक्टर नहीं है, तो हम उसको फिर हर 5 साल पे करते हैं। अब आजकल कुछ टेस्ट स्टूल्स के अंदर भी आ गए हैं, जिसको हम कोलोगार्ड, एक टेस्ट है जिसपे हम स्टूल, जो स्टूल का मतलब है कि पॉटी के ऊपर हम लोग वो टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि कैंसर का छोटा सा छोटा अंश तो नहीं है। तो ये सब तरीके से हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। अब कलनास्कोपी की स्क्रीनिंग टेस्ट जो है 45 इयर्स की एज पे हो गया, क्योंकि अमेरिका के अंदर कोलन कैंसर, जो बड़ी आंतों का कैंसर है, अब वो यंगर एज पे डायग्नोज हो रहा है। तो हमने 45 इयर्स की एज कर दी है, 45 साल की एज से हम लोग कह रहे हैं। पहले 50 साल की उम्र में कहते थे, अब हम 45 साल की उम्र में कह रहे हैं कि कलनास्कोपी होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल स्क्रीनिंग के लिए है। तो अगर हम ब्लड कैंसर के ऊपर आए, क्योंकि वो आज हमारा टॉपिक है, बात करने का विषय है आज, तो उसमें हम लोग अगर हर साल अगर एक सीबीसी करवाएंगे, जिसमें हम हीमोग्लोबिन, व्हाइट ब्लड सेल काउंट, जिसको हम टीएलसी बोलते हैं इंडिया के अंदर, और प्लेटलेट काउंट को चेक करेंगे, तो हमें पता चल सकता है कि हीमोग्लोबिन गिर गया है या टीएलसी ठीक नहीं है या प्लेटलेट काउंट ठीक नहीं है। तो वो हमें महसूस बता सकता है। अदरवाइज तो जब सिम्टम्स होंगे तभी पता चलेगा। बाकी कैंसर्स के सिम्टम्स क्या होंगे वो एक तरह से बात करना बहुत मुश्किल है। बट अगर आप अपने आप को महसूस करें, कहीं भी आपको कोई गांठ महसूस होगी, अगर मैंने यहाँ हाथ लगाया और मुझे अपने नेक के अंदर कोई बड़ी गांठ दिख रही है जो नहीं जा रही है, या कहीं अंडर आर्म्स आपको कोई गांठ महसूस हो रही है, ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ महसूस हो रही है, कहीं पर आपको भी कोई आपकी ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस दिख रहे हैं, निपल के अंदर चेंजेस दिख रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। ब्लड कैंसर के अच्छा, अगर पॉटी के अंदर खून आ रहा है, राइट, हर बंदा सोचता है कि पाइल्स है,
उसकी वजह से हो रहा है, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा पाइल्स की वजह से ही होता है। तो आपको ज़रूर जाके दिखाना चाहिए डॉक्टर को, ताकि देख सकें कि ये पाइल्स है, और पाइल्स भी है तो उसका इलाज होना चाहिए। और अगर अगर पाइल्स नहीं है तो ऑब्वियसली कोलोनोस्कोपी होनी चाहिए। अगर हम ब्लड कैंसर के ऊपर बात करते हैं तो उसके सिम्टम्स ज़्यादातर होंगे कि थकावट ज़्यादा होने लगी है, उसका काम से आते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं बस अब मैं थक गया हूँ, बिल्कुल सो जाऊँ। जब आप थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगी, जो नया है, पहले नहीं सांस फूलता था, अब सांस फूलने लगी है। भूख कम हो गई है, वजन गिर गया है, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वजन कम हो, लेकिन आपको आपकी भूख मर गई है, वजन कम हो गया है, कोई नई गांठ महसूस हो रही है, कहीं आपको धब्बे दिख रहे हैं, या थोड़ा सा भी कहीं कट लग जाता है तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, या फिर जैसे शेव स्पॉट्स होते हैं, काले काले धब्बे आ जाते हैं जनरली आपकी टांगों के ऊपर, जिसको हम पिटिकिया कहते हैं, जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो वो आपका साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि आपको जांच करानी चाहिए। जी मैम, आपने इतना अच्छे से पूरा डिटेल में समझाया है, आई एम श्योर कि सबको अच्छे से समझ आया होगा। आई तो होप। मैम लाइक एक बार डायग्नोसिस हो जाता है तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो सबसे कॉमन है? तो अगर हम किसी भी कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो काइंड ऑफ तीन, कोई कह रहे हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है शायद में। राइट। नीलू जी, आप एक बार अपना वापस आप कनेक्ट करके देखिए, वापस ज्वाइन करके देखिए, बिकॉज हम बाकी लोग सुन पा रहे हैं। थैंक यू। मैंने अपना वॉल्यूम भी बढ़ा दिया है, मैक्सिमम 100 पे है, सो आई डोंट थिंक सो कि ओके। तो जो हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, तो हम तीन हिस्सों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो सर्जरी, ठीक है, कि कोई भी कैंसर अगर होता है और अगर वो लोकलाइज्ड है, मतलब कि जिस कैंसर के अंदर, जिस जहां पे वो कैंसर शुरू हुआ है वहीं पर वो कैंसर पड़ा है, तो सपोज ब्रेस्ट कैंसर है, वो सिर्फ ब्रेस्ट के अंदर ही है, कहीं और फैला नहीं है, या कोलन के अंदर है, या लंग के अंदर, और वो कैंसर का अंश सिर्फ लंग के अंदर ही है या आंत के अंदर ही है, तो हम सर्जरी कर देते हैं। फिर कीमोथेरेपी, जो हम या तो पिल्स के फॉर्म में या आईवी फॉर्म में हम देते हैं, जो कैंसर सेल्स को किल करती हैं, उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। और रेडिएशन, रेडिएशन मतलब होता है कि हाई वोल्टेज पे हम एक्सरेज देते हैं, और वो टाइप ऑफ लेजर तो नहीं, पर आप सोचिए कि अगर हमने किसी कैंसर सेल के ऊपर गन से हमने अटैक किया, तो वो उन्हीं कैंसर सेल्स को मारेगा जिसके ऊपर हमने गन से वार किया है। तो रेडिएशन भी लोकल ट्रीटमेंट है, मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ कैंसर है तो मैं सिर्फ रेडिएशन से उन्हीं कैंसर सेल्स को मार सकती हूँ। अगर मेरे को कैंसर के सेल्स जो है ब्रेस्ट में है, लंग में है, लिवर में है, बोन्स में है, तो आप जाके रेडिएशन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि 10 जगह जाके आप डाल सकते हैं। पर अगर एक ही जगह पर है तो रेडिएशन भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये ओवरऑल कैंसर ट्रीटमेंट के लिए है। बाकी हर जगह के कैंसर के लिए थोड़ा हम डिफरेंटली यूज करते हैं, कि कौन सी मोडालिटीज पहले आएंगी, किस जगह से हम शुरू करते हैं, क्या हम सर्जरी से हर जगह शुरू करते हैं, कई बार कीमो से पहले शुरू करते हैं, तो वो हर कैंसर स्पेसिफिक होता है। नॉट, मैं उसके बारे में डिटेल में अभी बात नहीं कर सकती, अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आंसर कर सकती हूँ। कमिंग टू ब्लड कैंसर, तो उसका इलाज मेनली कीमोथेरेपी होता है, क्योंकि ब्लड जो है, बोन मैरो जो है, वो पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ है, राइट। तो अगर आपको उस शरीर के कण के अंदर कैंसर हो गया है तो सर्जरी नहीं हो सकती, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, रेडिएशन नहीं हो सकती, तो जनरली कीमोथेरेपी होता है उसका इलाज, या फिर ट्रांसप्लांट, जो भी कीमोथेरेपी के साथ ही एसोसिएटेड है। समझिए कि अगर सीवरेज सिस्टम के अंदर कोई इन्फेक्शन या कोई कैंसर के कीटाणु आ जाते हैं, तो आपको उसको पूरा ऊपर से नीचे फ्लश करना पड़ेगा। आप उसको जाके कह नहीं सकते कि इसको हम साफ कर देते हैं एक जगह पे जाके, राइट, क्योंकि वो पूरा फैला हुआ है। तो दोज आर मतलब मेन जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज है। जी मैम। सो मैम लाइक हमने देखा है जब जब पेशेंट्स को बताया जाता है स्पेसिफिकली कीमोथेरेपी के बारे में या रेडिएशन थेरेपी के बारे में, तो लोगों को ना उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में काफी टेंशन हो जाती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
तो ऑब्वियसली आप एंटीबायोटिक भी लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है, राइट? लेकिन एंटीबायोटिक 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए हमने लिया और फिर साइड इफेक्ट ठीक हो जाता है, आपका भूख लगना बंद हो जाता है, खाना पीना बंद हो जाता है, किसी को डायरिया भी हो जाता है। तो कीमोथेरेपी तो और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है क्योंकि हमें कैंसर सेल्स को मारना है, राइट? तो ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स होना लाजमी है। लेकिन साइड इफेक्ट्स को हम मैनेज कर सकते हैं, राइट? अगर किसी को उल्टी आ रही है, जी मचला रहा है, तो हमारे पास बहुत अच्छी नौजिया के लिए, उल्टी के लिए दवाइयां हैं जो हमको दी जा सकती हैं, जिससे वो ठीक हो जाता है। आजकल उसके अंदर बहुत ज़्यादा उन्नति हो गई है, बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स हैं, नई नई मेडिसिन हैं जिससे हम नौजिया, वॉमिटिंग या फिर डायरिया, डायरिया का मतलब दस्त लग जाना, भूख कम हो जाना, अगर कमजोरी आ रही है, तो उन सब के लिए हमारे पास सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जिससे हम आपको आपके साइड इफेक्ट्स मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि कभी ना कभी मेरे किसी रिश्तेदार को, दोस्त को इंडिया में कैंसर की तकलीफ हो जाती है और मेरे पास उसका कंसल्ट आता है पता करने के लिए। मेरे जीजा जी को बड़ी आंत में, कोलन में कैंसर था, जिसका उन्होंने 5 साल इलाज किया एंड देन ही पास्ड अवे। और जब उनका डायग्नोस हुआ था तब वो ऑलरेडी फैल चुका था लिवर में, तो स्टेज 4 कैंसर था। तो मैंने उनके थ्रू एक तरह से जर्नी देखी है कि इंडिया में कैसे ट्रीटमेंट होता है और मैं यहाँ पर हम कैसे ट्रीटमेंट देते हैं। ये मेरा अपना मानना है कि इंडिया के अंदर एक तो हम लोग बात नहीं करते हैं इसके बारे में कि कैंसर है, तो सब लोग छुपाने की कोशिश करते हैं और बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है साइड इफेक्ट्स के बारे में कि पता नहीं कैंसर क्या कर देगा, ओ माय गॉड कीमोथेरेपी लेंगे तो बस सब कुछ ही बेकार हो जाएगा। तो इतना ज्यादा हमारे दिमाग के अंदर उसके लिए एक तरह से हवा हो जाता है कि ऑलरेडी हमने प्री जज कर लिया कि बस मैंने कीमो दिया तो बस सब काम खत्म हो गया। जैसे पहले पिक्चरों में देखते थे ना हम लोग कि भी अगर सर्जरी के लिए चले गए तो भैया मर के वापस आएंगे, राइट? अब सब कुछ इंडिया चांद तक पहुंच गया लेकिन अभी भी हमारी दिमाग के अंदर वो मेंटालिटी रहती है। तो ऑलरेडी माइंडसेट ये होता है इंडिया के अंदर। और मेरे पास यहाँ भी मरीज आते हैं अमेरिका के अंदर भी जो इंडियंस हैं, और उनको मैनेज करना, उनको साइड इफेक्ट्स हमेशा ज्यादा होते हैं क्योंकि दिमाग के अंदर उनके अंदर ऑलरेडी साइड इफेक्ट्स है। मैं 80 साल के अमेरिकन को ट्रीट कर सकती हूँ लेकिन 65 साल के इंडियन को ट्रीट करने में मुझे ज्यादा तकलीफ होती है। दूसरा, हमारे यहाँ पे मरीज 50 का या 60 साल का होगा तो बोलते हैं कि अरे अब तो मैं बूढ़ा हो गया, मैं कीमो कैसे ले सकता हूँ, इतने साइड इफेक्ट्स होंगे। हमारे यहाँ तो हम 65 को यंग बताते हैं। मैंने 88 85 साल के मरीज को भी कीमोथेरेपी दी है। अभी मेरे पास 92 ईयर्स, माय गुडनेस, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर हो गई है नंबर्स के अंदर, पर 90 साल के मरीज को भी जिसको मल्टीपल माइलोमा है, मैं उसको कीमोथेरेपी दे रही हूँ। पहले उसको बड़ी आंत की कैंसर थी, मैंने उसके लिए कीमोथेरेपी दिया और अब मैं उसको मल्टीपल माइलोमा के लिए कीमोथेरेपी दे रही हूँ 2.5 साल से 90 साल के मरीज को। तो एज लॉन्ग एज वो मरीज, हम उनकी एज को नहीं देखते लेकिन वो कितने फिट हैं, कितना काम कर सकते हैं, कितनी विलिंगनेस है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उनको ट्रीटमेंट देना है या नहीं देना है। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो ये हवा है कि बस कैंसर हुआ या कीमोथेरेपी मिलेगी तो सबको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे, आई थिंक उससे हम लोग बहुत नुकसान करते हैं क्योंकि मेंटली हम लोग बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। कोई भी जंग के अंदर जो है ना, ये दिमाग, आधी जंग हम दिमाग से लड़ते हैं। तो जब हमने पहले वहीं पर हथियार डाल दिए तो फिर आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देता। ऑब्वियसली शरीर के अंदर तकलीफ तो हो ही रही है क्योंकि कैंसर है और कीमोथेरेपी मिल रही है, लेकिन जब हमने पहले मेंटली हथियार डाल दिए हैं तो फिर वो आपको शरीर से उसको फाइट करना अकेला बहुत मुश्किल हो जाता है। और फैमिली का आउटलुक भी वैसे ही होता है, बहुत हाई हाई होती है कि नहीं नहीं बैठे रहो, कुछ करो नहीं। तो पहले मरीज वैसे ही बीमार होते हैं, ऊपर से हम उनको कुछ करने नहीं देते। हम अपने मरीज को बोलते हैं कि अगर वो भागते हैं, वॉक पे जाते हैं तो प्लीज करिए, अगर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करिए तो प्लीज जरूर करिए। हम उनको नहीं बोलते कि आप काम पे नहीं जाते। अगर टीचर है, इंजीनियर है, जो भी है, हम कहते हैं कि आप अपना, एज लॉन्ग एज आप अपना मैनेज कर सकते हैं कुछ सावधानियों के साथ, तो आपको जरूर काम पे जाना चाहिए क्योंकि वो आपको मेंटली फिट कर रखता है। आपको लगता है कि हाँ देखो, आई कैन बीट इट, मैं काम कर रहा हूँ, इट्स ओके, कीमो ही तो है, जैसे एंटीबायोटिक ली
वैसे ही ये किया। मैं अपने मरीजों को कॉमनली ये बात करती हूँ, जब फर्स्ट टाइम आते हैं, कोई कैंसर नहीं चाहता, कोई कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं चाहता, लेकिन मैं बोलती हूँ कि जैसे आपका कोई एक्सीडेंट होता है, कोई आपकी गाड़ी का कैंसर हो गया, 15 हड्डियां टूट गई, तो आपको मालूम है कि अब मुझे बिल्कुल ठीक होने में 6 से 8 महीने लगेंगे, कई सर्जरीज भी करानी पड़ेंगी, डॉक्टर्स के पास भी जाना पड़ेगा, फिजिकल थेरेपी भी करानी पड़ेगी, राइट, सारे काम करने पड़ेंगे। आपके बाल भी हो सकता है, अगर ब्रेन के अंदर इंजरी आई है तो बाल काटने पड़ेंगे क्योंकि ब्लड क्लॉट निकालना है। लेकिन मेंटली आपको लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, 6 महीने लग सकते हैं, 9 महीने लग सकते हैं। तो यही आपको माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा कि अगर कैंसर होता है तो सबसे पहले सोचें कि ये एक्सीडेंट है मेरी लाइफ के अंदर जो हुआ है, तो मुझे ये 1 महीने में मैं नहीं ठीक होऊंगा, 6 से 9 महीने लग जाएंगे, 3 से 9 महीने लग जाएंगे, साल भर लग जाएगा मेरे को पूरा ठीक होने में। तो जब आप ये माइंडसेट लेके चलेंगे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मेरी जर्नी लंबी है, मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है कि 100 मीटर की रेस है, 15 मिनट में ठीक हो जाएगी। तो आई थिंक वो माइंडसेट सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। जो मेरे कुछ दोस्त या जो जानकार लोग हैं जिनका माइंडसेट अच्छा था, उनको ट्रीटमेंट में से लेके जाना और उनको साइड इफेक्ट्स काफी कम थे। डेफिनेटली मैम, जो आपने अभी बात बताई है स्पेसिफिकली पॉजिटिविटी की, जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना ट्रीटमेंट का आउटकम भी अच्छा उतना ही आता है। एंड जैसे कि अभी आपने बताया कि साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए अब तो इतना रिसर्च हो गया है, साइंस में इतनी चीजें आ गई हैं, तो लोगों को उससे मतलब ऐसा ना डरना नहीं चाहिए या अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बता रहे हैं कि आपके लिए जरूरी है तो आपको करना ही चाहिए। सो लाइक मैम, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज होती हैं, ठीक है, जिनसे लाइक साइड इफेक्ट्स मैनेज किए जा सकते हैं, लाइक डाइट हो गई है, आयुर्वेदा इतना है, या मेडिकल कैनबिस हो गया, तो उसके ऊपर आपके मतलब आपके क्या ख्याल है उसके ऊपर? तो बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो मैं यहाँ पे दो चीजें बिल्कुल बात करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आपने मुझे क्वेश्चंस भेजे, देखिए आज के लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस का सैंपल दिया था, ताकि मुझे मालूम हो कि मुझे आज क्या बात किस तरह से कॉन्वर्सेशन जाएगी। तो उसमें जब मैं देख रही थी, तो एक तो हर जगह होता है, सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, कि आप जितने लोगों से बात करेंगे उतनी ही फ्री एडवाइस मिलती है, राइट, कि आप ये कर लें, पूजा पाठ कर लें, अरे ये रहने दो, सिर्फ ये करके देख लो, ये क्लेंजर यूज करके देख लो, ये जड़ी बूटी खा के देख लो, तो कैंसर ठीक हो जाएगा। मैं फलाना फलाना को जानता हूँ, मैंने गूगल पे देखा है कि ये ट्रीटमेंट देने से ठीक हो जाएगा, ये कड़ा पहन लो, ये तावीज पहन लो, ये सब ठीक है। मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करती हूँ कि ये नहीं करें, बट जैसे आपने बात करी, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। हमारे पास कोई रैंडमाइज ट्रायल नहीं है कि हमने कुछ मरीजों को कीमो दिया और कुछ मरीजों को कहा कि सिर्फ ये जड़ी बूटी ले, और हमने ये शो किया कि सिर्फ इस जड़ी बूटी से कैंसर चला गया। ठीक है, ये रिसर्च होती है, आपको नहीं भी मालूम हो तो नहीं पता हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये रिसर्च होती है। तो जो ट्रीटमेंट हमें मालूम है कि हमको ये प्रूवन है कि इस ट्रीटमेंट से इस चीज का इलाज हो सकता है, इस कैंसर का इलाज हो सकता है, वो फ्रंट एंड सेंटर है। बाकी सब चीजें उसके साइडों पे है, उसके साथ में है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दैट्स द वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री। वो हेल्प करेंगे ताकि आप कीमोथेरेपी या जो भी ट्रीटमेंट है उसके अंदर आप को साइड इफेक्ट्स कम हो, पॉजिटिव एंड मेंटेन रहे। योगा, मैं अपने मरीजों को बहुत ज्यादा, इवन मैं यूएस में हूँ, मैं उनको योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए बोलती हूँ, क्योंकि माइंड ओवर बॉडी, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी पॉजिटिविटी बनती है। प्राणायाम इज वेरी गुड, बहुत रिसर्च है उसके अंदर, योगा के अंदर बहुत रिसर्च है। कुछ सिम्टम्स के लिए एक्यूपंक्चर, अगर अच्छा बंदा है जो आपको एक्यूपंक्चर कर सकता है, तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपने कुछ आयुर्वेद, राइट, आयुर्वेद, तो जैसे नोजिया वॉमिटिंग है, तो उसके अंदर हमें मालूम है अदरक की गोलियां आती हैं, उससे उसका एक्चुअली फेज 3 ट्रायल्स करी हैं हमने, जिसमें देखा है कि अगर आप अदरक लेंगे तो उससे आपको फायदा होगा। टर्मरिक का मतलब हल्दी,
अब अगर हम जो हल्दी मार्केट से लेके आते हैं तो वो भगवान जाने कितनी उसमें मिलावट है, लेकिन अगर आपने रियल हल्दी अपने कुटवाई है या आपने रॉ हल्दी से यूज किया है तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। वो झंझनाहट को प्रिवेंट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, राइट। मतलब हल्दी तो युगों युगों से हमने इंडिया में यूज किया है, अब इंडिया से यूएस में भी आ रहा है। यहाँ तो हल्दी के कैप्सूल्स आते हैं जो हम लोगों को बोलते हैं कि आप ले सकते हैं, विटामिन हैं, बी कॉम्प्लेक्सेस हैं जो आप ले सकते हैं, तो वो एज अ कॉम्प्लीमेंट हम यूज कर सकते हैं। आपने पूछा कि कैनबिस के लिए पूछा, मेडिकल कैनबिस के लिए, तो मेडिकल कैनबिस की स्टोरी ये है कि अभी तक कोई रिसर्च में ये नहीं बताया गया है, इवन दो आप इंटरनेट पे जाएंगे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मेडिकल मैरिजुआना या कैनबिस लेने से सारे रोगों का इलाज है, बट दैट इज इनकरेक्ट, राइट। वो मिस इन्फॉर्मेशन है। अभी तक हमने कोई भी ऐसा एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसके अंदर मेडिकल कैनबिस को फायदेमंद बताया गया है कि वो उस डिजीज है, लेकिन उसके अलावा कैनबिस का मेन रोल जो है वो सिम्टम मैनेजमेंट के अंदर है। तो सिम्टम मैनेजमेंट के अंदर जी मचलाना, उल्टियां आ रही हैं, आप डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ले रहे हैं और उससे आपको बिल्कुल आराम नहीं आ रहा है, तो कैनबिस का रोल है। सेम वे अगर आपको भूख नहीं लग रही है, मूड बहुत कम है, डिप्रेशन है, तो मूड एलिवेशन के लिए, भूख लगने के लिए कैनबिस का रोल है। लेकिन कैनबिस का रोल ट्रीटमेंट के लिए कि भाई ये कैंसर को दूर कर देगा, उसके अंदर कोई रोल नहीं है। तो थोड़े समझदारी के साथ करना चाहिए। लोग कई बार बहुत ज्यादा पैसा यूज कर देते हैं, लगा देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट्स के लिए। हमारे पास यहाँ भी आते हैं लोग, लाखों डॉलर यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के लिए, जब वो काम नहीं आती फिर लास्ट स्टेज में हमारे पास आते हैं कि भाई अब हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लें। तो दोनों को जब हम यूज करके करेंगे तो हमारे को फायदा ज्यादा होगा, और समझदारी उसी में है। सॉरी, हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो रही है, बट ओके। नो मैम, इट इज टोटली फाइन। आपने बिल्कुल सही बात बताई है कि मेन फोकस तो मेडिकल ट्रीटमेंट ही होना चाहिए, बाकी चीजें जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तभी उनका नेम कॉम्प्लीमेंट्री है, मेडिकल तो मेन ही होता है। राइट, राइट। सो मैम, लाइक लाइफस्टाइल चेंजेस करने बहुत जरूरी होते हैं, तब आप डायग्नोज होते हैं या तब ट्रीटमेंट चल रहा है या ट्रीटमेंट के बाद, तो ऐसे कौन से मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो करने चाहिए, लोगों को इनकॉर्पोरेट करने चाहिए? तो दैट इज वेरी ट्रू। ज्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं हमको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैंसर होने से पहले या कैंसर का ट्रीटमेंट होने के बाद करने चाहिए, राइट। तो सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए, खाने पे बहुत ध्यान देना चाहिए, वजन कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग गाड़ियां नहीं थी और खाना पीना हमारा बिल्कुल जो बाहर से हम खरीद के लाए सब्जी वही घर में बनती थी, वही हम लोग खाते थे, हम बासा नहीं खाते थे, वो सब करते थे और नियमित रूप से खाना खाते थे, फ्रेश खाना गृहणियां घर में बनाती थी। अब वो सब कम हो गया है, हम लोग भी वेस्टर्न डाइट में आ गए हैं जो बहुत प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, सब पिज्जा ये सब वेस्टर्न फूड आ गया है। तो इंडिया के अंदर भी अब ओबेसिटी जो है बहुत ज्यादा हो गई है। तो ओबेसिटी हमें पता है कि ना केवल हार्ट के लिए प्रॉब्लमैटिक है, कैंसर के लिए भी वो फ्रंट एंड सेंटर है। तो ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस, खाने के पोर्शन के अंदर प्रोटीन्स, जो वेजिटेरियन है हम सबकी डाइट में प्रोटीन्स कम है, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम एक्स्ट्रा प्रोटीन्स कैसे खा सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। जो है योगा, प्राणायाम, वजन, तला, इंडिया में तलने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरी मदर इन लॉ का हार्ट की नसें बंद हो गई थी और मेरे हस्बैंड जो कार्डियोलॉजिस्ट है हमेशा बोलते थे कि ये सब व्रतों की वजह से है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ महीने में कम से कम 15 व्रत रखती थी, पूर्णमासी का, एकादशी का, सोमवार का, और बाकी जो और भी व्रत होते थे। और हर बार जब व्रत रखती थी तो कहती थी कि अरे व्रत के अंदर तो पक्का खाना होना चाहिए, तो शाम को जो है पराठे बनते थे, तला हुआ कुछ ना कुछ बनता था कि भी अब व्रत खोलना है। तो उसकी वजह से उनको 3 बाईपास की जरूरत पड़ी थी। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है सोचना कि हम लोग क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। व्रत रखें, खोलें। व्रत के अंदर तो आजकल अब तो साइंस, वेस्टर्न साइंस बोलती है कि व्रत रखना बहुत फायदेमंद है।
और जो हम लोग युगों से करके आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो व्रत खोलने के टाइम पे पक्का खाना खाना है वो गड़बड़ है। नॉर्मल खाने से आप व्रत खोलिए, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जब और यही सब की सब बातें जो है कैंसर ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद होना चाहिए कि एक्सरसाइज करना, वेट का ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को ध्यान में रखना, ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट करना, वो सब इम्पोर्टेंट है। जब आपको कैंसर डायग्नोस हो जाता है, डाइट के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जूस नहीं मैं बोलती, बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंडिया के अंदर थोड़ा दूध के ऊपर ज्यादा वो होता है, पर अभी वेस्टर्न डाइट्स के अंदर हम दूध के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और हम कहते हैं कि उसका इतना ज्यादा फायदा नहीं है। प्रोटीन्स का फायदा है, अगर आपको प्रोटीन्स और जगह से मिल सकता है तो दैट इज ओके, लेकिन ज्यादा ध्यान जो है आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ही जो सबसे ज्यादा विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है वो पदार्थ जो कैंसर सेल्स को मारने में हेल्प करते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, वो आपको उसके अंदर मिलता है। जब कैंसर का डायग्नोसिस हो जाता है तो हम बहुत ज्यादा चेंजेस करने के लिए आपको नहीं बोलते, क्योंकि अगर कोई एक पर्टिकुलर डाइट लेता है और हम कहें कि भी अब तो आपको सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाने हैं और जो आप नॉर्मल खाते हैं ब्रेड नहीं खाइए, ये नहीं खाइए, तो ऑलरेडी मरीज को खाना कम हो रहा है, उसको भूख कम लग रही है, आपने उसकी डाइट भी चेंज कर दी है, तो कई बार वो नुकसानदायक रहता है। पर जनरल चीजें वही रहती हैं कि थोड़ा चलें फिरें, सिर्फ बेड पे नहीं बैठे, सिर्फ लेटे नहीं सारा टाइम, वॉक करना बहुत अच्छा है, मेडिटेशन योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट खाएं, शुगर कम खाएं, नॉट बिकॉज कि शुगर से कैंसर सेल्स बढ़ते हैं, वो एक मिथ है, वो मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम सबको अपनी डाइट के अंदर शुगर कम लेना चाहिए, तो उतना ही शुगर कम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नो शुगर पे हमको जाना जरूरी है या फास्टिंग करना है। मेरे पास यहाँ भी अब पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम फास्ट करके कीमो लेते हैं, क्योंकि देखा गया है कि अगर फास्टिंग स्टेज में कीमो लेंगे और फिर कई बार उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि उनको उल्टियां लग जाती हैं, ऑलरेडी उनके अंदर एनर्जी कम होती है, कैंसर की स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मिल रही हैं, ऊपर से वो खा भी नहीं रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा खाने पीने के ऊपर कोशिश नहीं करती हूँ कि उस समय हम बहुत लंबा चौड़ा लाइफस्टाइल चेंज करें जब आपका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन जो कॉमन सेंस आपका लाइफस्टाइल चेंजेस है वो करना चाहिए। एज लॉन्ग एज आपसे टॉलरेट हो सकता है तो वेल बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ताज़ा खाना लेना बहुत जरूरी है, ताज़ा खाना लेना जरूरी है, बासा नहीं होना चाहिए। अगर बाहर से खाना लेना पड़ता है क्योंकि आपकी कंडीशन ऐसी है कि खाना नहीं बन पा रहा, अच्छी जगह से ले जहां आपको पता है कि वो फ्रेश खाना आपको दे रहे हैं। बासा खाना होने से आपको बीमार हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, वो हम प्रिवेंट करते हैं। फ्रूट्स, अगर हम कीमो दे रहे हैं तो कई बार आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं, जिसको हम न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं, और उस टाइम पे आपका इम्यून सिस्टम कम हो जाता है और आपको इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो जैसे जो चीजें आप वॉश करने वाली होती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, जो बेरीज होती हैं, राइट, उनके ऊपर कोई कवर नहीं होता, जो आप छिलका नहीं उतार सकते, तो उसको हम कहते हैं कि भी थोड़ा कम लें, या फिर बहुत इंश्योर करें कि बहुत अच्छी तरह से आपने धोया है। हाथ धोना बहुत बार, अब तो हैंड सैनिटाइजर आ गया, हैंड सैनिटाइजर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ धोना बार बार, खाना बनाने से पहले, खाना परोसने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। स्ट्रीट फूड जो आपको मिलता है, जैसे आपको स्ट्रीट के ऊपर वो फ्रूट्स कटे हुए मिलते हैं, वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं किसका हाथ लगा है, किसका हाथ नहीं लगा है। ये लाइफस्टाइल चेंजेस इंपॉर्टेंट है। पील्ड फ्रूट्स जिसका छिलका आप उतार सकते हैं वो ज्यादा बेटर रहते हैं, जैसे केला हो गया, सेब है, तो उसको पहले अच्छे से वॉश करें, फिर उसका छिलका उतारें, वॉश उसको काटने से पहले हाथ धोएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस जो आजकल इंपॉर्टेंट है और कोविड की वजह से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि कितने लोग आपको मिलने आ रहे हैं। So that is one single thing that is very important, right? अगर आपने ब्लड कैंसर है, आपको कीमो दिया है, आपका व्हाइट ब्लड सेल काउंट है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है, 50 लोग आपको मिलने आ रहे हैं, कोई हो सकता है कि ना भी बीमार हो, लेकिन हो सकता है कि वो कीटाणु कैरी कर रहा हो, वो आपके पास आके मिलता है, तो आपकी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाती है।
जब आपके पास लोग आए, मास्क, आप मास्क पहन लें, लोग मास्क पहने, हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइजर आप भी यूज करें, जो आपको मिलने आ रहा है वो भी यूज करें। अगर किसी को एक छींक भी आ रही है, बीमार है, तो नहीं आए मिलने, फोन पे बात करें, प्लीज पता करें कि कैसा हो रहा है। दैट इज आई थिंक, अब आज के जमाने में कोविड, फ्लू और बाकी सब इन्फेक्शंस की वजह से घर को साफ सफाई रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है जहां आप बैठ रहे हैं, ताकि कीटाणु नहीं हो। डेंगू फीवर जैसे है तो मेक श्योर कि आपके वहां पे पानी इकट्ठा ना हो, मस्किटोज नहीं हो। तो उस तरह का लाइफस्टाइल जो है, जो घर में साफ सफाई, लोगों की साफ सफाई, केयर गिवर्स की साफ सफाई, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि ये खाना है या ये नहीं खाना है। कोई भी चीज आप खा सकते हैं अगर फ्रेश बना है, ठीक से बना है, वेल कुक्ड है। रॉ कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। इंडिया में थोड़ा कम होता है, बट जैसे रॉ सी फूड, सुशी, वो सब चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क बहुत हाई होता है। अल्कोहल नहीं लेना चाहिए कीमोथेरेपी के टाइम पे। सिगरेट जितना कम हो सके, क्योंकि सिगरेट लेने से, अल्कोहल लेने से ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। तंबाकू, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। राइट मैम, आपने बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है एंड मेरे सारे डाउट्स क्लियर हैं। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, लाइक मतलब पेशेंट्स का लाइक एक बार ट्रीटमेंट हो गया सक्सेसफुल, उसके बाद उनके लिए क्यों जरूरी होता है कि वो रेगुलर फॉलोअप्स कराएं, रेगुलर टेस्ट्स कराते रहें? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इलाज जरूरी है उसके बाद फॉलो अप भी जरूरी है। तो दो तीन चीजों के लिए वो फॉलो अप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर एक, तो हमें ये देखना है कि वो कैंसर वापस तो नहीं आ रहा, राइट? तो आपको मालूम है कि कितना भी अच्छा इलाज क्यों ना करें, कितना ही अर्ली स्टेज कैंसर क्यों नहीं हो, लेकिन देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि आपका कैंसर बाहर वापस आ सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम उसको, जब वो जस्ट अभी आना शुरू ही हो, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकें। ब्लड कैंसर्स के अंदर तो खून की जांच से पता करते हैं। अगर कोई और तरह का कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, आंत का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, तो उसके अंदर कई बार कैट स्कैन्स कराने पड़ते हैं देखने के लिए कि कैंसर वापस तो नहीं आ रहा है। लिम्फोमास के अंदर हम लोग कैट स्कैन्स कराते हैं ताकि देखें कि अंदर जो लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट है वो तो दोबारा नहीं हो रही। दूसरा, जो आपने ट्रीटमेंट दिया है उसके एक तो इमीडिएट साइड इफेक्ट्स होते हैं, राइट? जब हम कीमो कर रहे हैं तो उस समय आपको नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, दस्त लगना, ये सब हो सकता है। लेकिन कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कुछ कीमोथेरेपीज हमें देनी पड़ती हैं जिसकी वजह से हार्ट पे थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम उसके लिए आपको मॉनिटर करें। कई बार हमने आपको इस एरिया के अंदर गले के अंदर आपको रेडिएशन मिली क्योंकि यहाँ लिम्फ नोड्स थे। मैं इन ब्रॉडली बात कर रही हूँ। तो आपको थायराइड की तकलीफ बाद में हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि हम जो भी ट्रीटमेंट हमने आपको दिया है उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स के लिए भी हम आपको चेक करते रहें, ताकि अगर वो हो हम आपको बता सकें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ऊपर हम बहुत ज्यादा हैमरिंग करते हैं उस समय कि अब आपका इलाज हो गया है, लेट्स ट्राई टू सी कि हम आगे कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। Right, ma'am. Thank you so much. And just one short last question. आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स को? मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब कोई भी कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो वो सिर्फ एक मरीज को ही इन्वॉल्व नहीं करता, वो जो उसके सारे फैमिली मेंबर्स हैं उसको भी अफेक्ट करता है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, राइट? क्योंकि खर्चा, सब चीजों पे असर आता है। सारे पूरे परिवार का मनोबल जो है नीचे कम हो जाता है क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी हो जाती है, इतना इतना एक तरह से ऐसा लगता है कि हमेशा तलवार पे चल रहे हैं, राइट? कि कभी भी कैंसर वापस आ सकता है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो दैट इज ऑल अंडरस्टैंडेबल, लेकिन उस समय पॉजिटिविटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। हर इंसान को, पेशेंट हो चाहे केयर गिवर हो, उसको पॉजिटिविटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा दूसरा सब लोगों से मशवरा ये होता है कि आपको अपनी एक कम्युनिटी बनानी होती है, राइट? जो आपको ना केवल सिर्फ पॉजिटिविटी बात करने से या आपका मनोबल बढ़ाने से करवानी है, लेकिन वो आपको मदद भी कर सके।
तो जैसे कोई डायग्नोसिस होता है तो आपको अपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के अंदर देखना पड़ेगा, अच्छा इसको हर 2 हफ्ते के ऊपर कीमोथेरेपी के लेके जाना है, कि लेट्स हम बांट लें कि अच्छा ठीक है इस हफ्ते मैं इनको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ले जाऊंगा, वापस ले आऊंगा, मे बी नेक्स्ट वीक मैं काम पे जा सकता हूँ, मे बी मेरा दोस्त लेके जा सकता है। तो जब भी आप ये किसी आपके सगे संबंधी या दोस्त के अंदर कैंसर का ट्रीटमेंट है तो उसको पॉजिटिव बातें बताएं, नेगेटिव बातें नहीं बताएं, उसका मनोबल बढ़ाएं कि नहीं नहीं ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, और ये सोचें कि हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। राइट, मदद हम ये करेंगे कि हम कहें कि अच्छा ठीक है आप चिंता नहीं करें, हम खाना लेके आते हैं आपके लिए, आप चिंता नहीं करें, मैं तो रिटायर्ड हूँ पर मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इनको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लेके जा सकता हूँ, वापस लेके आ सकता हूँ। तो वो जो उसकी फैमिली मेंबर्स हैं उनको एक दिन कम लेना पड़ेगा छुट्टी का अपने काम से, वो काम पे जा सकते हैं, फाइनेंशियली हम हेल्प कर सकते हैं। प्रार्थना, भगवान के अंदर फेथ रखना, पूजा पाठ करना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमको मनोबल देता है, हमें लगता है कि हमारे साथ है जो हमको फिनिश लाइन के पास लेके जा सकते हैं। बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स हैं कैंसर के अंदर, ट्रीटमेंट्स के अंदर, जिससे अब लोग और ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं कैंसर के अंदर। अब बहुत सारे ये ट्रीटमेंट्स अमेरिका में ही नहीं, इंडिया के अंदर भी अवेलेबल हैं। जैसे ही कहीं और मेडिसिन अप्रूव होती हैं इंडिया में भी आ जाती हैं। थोड़ा खर्चे का थोड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका के अंदर, हम सबके इंश्योरेंस के पैसे कटते हैं बचपन से ही, तो इंश्योरेंस कवर कर देती है। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पता करना, डॉक्टर से बात करना, देखना कि और कौन से एवेन्यूज हैं जिसपे हम ये कर सकते हैं, और सोचना कि सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकेशंस और इन सब चीजों के ऊपर पैसा ना जाया करें बहुत ज्यादा, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ फैमिली टुगेदर रहें, सब चीजें डिवाइड करें कि भी ये मैराथन है, ये लंबी लंबी गेम है, तो अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करके रखें, ताकि उस लंबे टाइम के लिए हमारे पास एनर्जी हो उस जर्नी के अंदर जाने के लिए। ये नहीं कि हमने सारे 100 लोग अभी एकदम से आ गए पहले हफ्ते के लिए, तो 100 लोग घर में हैं और फिर बाद में 3 महीने के बाद कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। तो प्रैक्टिकली सोचें इसके अंदर, इमोशनली इमोशंस तो आएंगे ही, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, पर थोड़ा प्रैक्टिकली इस बात को सोचें कि हम कैसे मदद कर सकते हैं, मदद लें। उसमें भी आप वो नहीं करें कि हम मदद नहीं ले सकते, या लेडीज को, वाइफ्स को, सिस्टर्स को, मदर्स को, सुपर वुमेन है, उनको, केयर गिवर्स को भी एक थोड़ा सा रिलीफ चाहिए होता है। तो कभी अगर केयर गिवर है तो उसी को बोलें कि आज मैं घर पे रहता हूँ, मैं देखता हूँ, आप जाइए थोड़ा सा बाहर घूम लीजिए, एक मूवी देख लीजिए, थोड़ा रिचार्ज हो जाइए। बैटरी रिचार्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट मैम, डेफिनेटली टोटली अग्री करती हूँ मैं, जो आपने इतनी चीजें अभी बताई हैं, इट वाज रियली वेरी इंस्पिरेशनल। एंड वी हैव 2-3 पीपल जिनको थोड़ा डिस्कस करना है, इफ यू अलाउ Yes. तो हम जल्दी से डिस्कस Sure, करें। मेरे पास I'm okay, मेरे पास है टाइम, I'm okay. ओके, श्योर मैम, जस्ट अ सेकेंड। जी, तो दीपक जी आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मैं दीपक मुंबई से। जी। तो मेरी वाइफ मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर वॉरियर है। अभी तक उनका बराबर चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था, पाल्बोसाइक्लिन, उनको ये लेट्रोजोल दे रहे थे और जोलोनिक एसिड। अभी रिसेंटली कल पेट स्कैन करवाया, सब जगह रिग्रेशन हुआ है, सब क्लियर हो रहा है, लेकिन उसको लीवर में थोड़ा बड़ा हुआ है। तो क्या मेडिसिन चेंज करना पड़ेगा या क्या करना चाहिए? तो ERPR पॉजिटिव एंड HER2 नेगेटिव। जी जी जी, वो तो मैंने हिसाब लगा लिया जो आपने ट्रीटमेंट बताया है कि उसकी वजह से। कितने टाइम से वो पैल्बोसाइक्लिन और लेट्रोजोल के ऊपर चल रहा है उनका ट्रीटमेंट? उसको 18 मंथ्स हो गया। 18 मंथ्स हो गया, हाँ जी। तो अबाउट ये ट्रीटमेंट ऑन एन एवरेज अबाउट 25-26 2 साल के लिए काम करता है, उसके बाद ये काम करना बंद कर देता है। अगर लिवर के अंदर एक ही एरिया के अंदर है और एक ही लीजन है जहाँ पे वो बढ़ रहा है, तो हम लोकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे लोकल, आई डोंट नो कि कितनी उनकी एज है, क्या फिटनेस है और कहाँ पे लोकेशन है। 54 एज है और उसका वेट जो है
वो वेट 58-59 रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, कम नहीं होता है। तो उसके अंदर हम उस वाले जो लिवर के अंदर लीजन है उसको रेडिएशन दे सकते हैं, एब्लेशन भी हो सकता है जो कर सकते हैं। तो बहुत बार अगर सिर्फ एक एरिया बढ़ रहा है और बाकी सारा एरिया बहुत वेल कंट्रोल्ड है तो उसके अंदर आप लोकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्पेशल टाइप की रेडिएशन होती है, अब वो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या अवेलेबिलिटी है। वो मैं थोड़ा अमेरिका का और इंडिया का डिफरेंस हो जाता है, तो मैं ज्यादा उसमें मोडालिटी में बात नहीं कर रेडिएशन सकती। अवेलेबल है अभी, जो प्रोटॉन रेडिएशन तक अवेलेबल है इंडिया में। जी जी जी, नहीं वो प्रोटॉन रेडिएशन तो नहीं हम देते हैं, बट स्पेशल टाइप की रेडिएशन लिवर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखना पड़ता है। बट वो एक पर्टिकुलर तरीके से हम अब्लेट कर सकते हैं, जिसको हम लेजर टाइप के तरीके से उसको मार सकते हैं उसके अंदर, या रेडिएशन दे सकते हैं, तो वो आप करवा सकते हैं और फिर आप पैल्बोसिक्लिब और लेट्रोजोल लॉन्गर टाइम के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करना है कि डिसकंटिन्यू करना है? नहीं, कंटिन्यू कर सकते हैं अगर हम, और लोकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं लिवर के अंदर। ओके, थैंक यू। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू आस्था जी। ऋतु जी भी कुछ डिस्कस करना चाहती हैं। ऋतु जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो हेलो हेलो, या मैम, आई एम ऋतु अरोरा। मैम, मेरा ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी नवंबर 2020 में हुआ था, और अर्ली स्टेज थी। तो एंड उसके बाद एक्चुअली 15 जनवरी से फिर मेरा कीमो स्टार्ट हुआ था। और अभी जो मैम सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि मेरे एसी साइकिल हुआ था, और फिर उसके बाद पैक्लिटेक्सेल का वीकली 12 वीक्स का हुआ था, एंड ट्रास्टोजोमैब का ट्रीटमेंट हुआ था, HER2 पॉजिटिव था एंड ERPR पॉजिटिव था। तो उसके बाद अभी मेरा ये टेमोक्सिफेन भी 1 ईयर से चल रहा है। तो अभी लेकिन वो अभी रिपोर्ट्स करवाई थी, तो उसमें मेरा मीनोपॉजल स्टेट में है अभी। उसके मतलब सर्जरी के बाद से, कीमो जब चला था उसके बाद से मुझे पीरियड्स नहीं हुए थे। और अभी वो FSH एंड एस्ट्राडायल का टेस्ट हुआ था, तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि वो मीनोपॉजल स्टेट में है। पर वो टेमोक्सिफेन ही अभी कंटिन्यू करने के लिए 5 इयर्स के लिए कहा है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए लेट्रोजोल कहा है। तो ये मतलब ऐसा अभी लेट्रोजोल बाद में चालू होगा इसमें। तो ऋतु जी आपकी क्या एज है? 45। और आपको कितना समय हो गया? आपने बोला कि जनवरी 2021 में आपकी ट्रीटमेंट शुरू हुई थी, राइट? कीमो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नवंबर 2020 में मेरा हुआ था ये सर्जरी, एंड 15 जनवरी 21 में कीमो स्टार्ट हुआ था। जी जी जी, तो आपको पीरियड्स कब से नहीं आए हैं ऋतु जी? बस सर्जरी के बाद से एक बार ही हुआ था, बस उसके बाद से नहीं हुआ। ओके, हाँ, तो दोनों, तो इसके बारे में बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर आपको 2 साल हो गए हैं कि आपको पीरियड्स नहीं आए हैं, मैं हमेशा 2 साल तक वेट करती हूँ कि पीरियड्स नहीं आए, आपकी एज भी 45 है, तो मोस्ट लाइकली आप मेनोपॉज में चले गए होंगे। और 6 महीने रुक के हम लेट्रोजोल पे शुरू कर सकते हैं। बहुत तरीके से रिसर्च हुई है, 5 साल टेमोक्सिफेन देने के बाद 5 साल लेट्रोजोल भी दे सकते हैं। 2 साल टेमोक्सिफेन देने के बाद फिर हम लेट्रोजोल पे भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग कि कितना लिम्फ नोड पॉजिटिव था या नहीं था, उसके हिसाब से 10 साल के लिए टोटल हम एंडोक्रिन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लिम्फ नोड सब नेगेटिव थे मैम, लिम्फ नोड सब नेगेटिव थे। तो फिर आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगर और 6 महीने के अंदर भी अगर दोबारा से टेस्ट करा लें, हार्मोन लेवल्स अगर आपके मेनोपॉजल रेंज के अंदर हैं, तो उस समय आप अपने डॉक्टर से बात करें कि वो आपको लेट्रोजोल पे डाल दें। दैट इज अ बेटर ड्रग देन टेमोक्सिफेन, अ लिटिल बिट बेटर। ओके, एंड मैम लेट्रोजोल भी 5 इयर्स या 10 इयर्स तक चलता है फिर? तो टोटल ड्यूरेशन हम पहले 5 साल के लिए देते थे, अब हाई रिस्क पेशेंट्स के अंदर हम 10 साल के लिए दे रहे हैं टोटल, सब टेमोक्सिफेन लेट्रोजोल सब मिला के। सो 7 to 10 इयर्स तक। ओके, तो टेमोक्सिफेन इयर्स जो है वो माइनस होकर के बाकी फिर अराउंड 10 इयर्स तक फिर कंटिन्यू रहेगा। अगर टेमोक्सिफेन को भी आप इंक्लूड कर लेंगे तो आपकी डेट शुरू हो जाती है जब आपने टेमोक्सिफेन शुरू की थी, उस डेट से लेके अबाउट 7 to 10 इयर्स। ओके मैम, ओके मैम, दूसरा ये था कि अभी एक्चुअली मेरा ट्रीटमेंट तो सब कंप्लीट हो गया था, बट मेरा जब वैक्सीनेशन अभी मैंने करवाया नहीं है कोविड का,
तो अभी मुझे थोड़ा मीन्स एक तो मेरा वेट लॉस 14 kgs हो गया था उसके ट्रीटमेंट के बाद से, वो कांस्टेंट मेरा 43 kgs वेट हो गया है, जो कि कभी अभी इंक्रीज ही नहीं हो रहा है वेट। एक्चुअली डाइट मेरा नॉर्मल है, बट वेट लॉस मेरा 58 से 43 हो गया है, जो कि इंक्रीज हो ही नहीं रहा है। तो उसकी वजह से वो तो ये मैं आपको नहीं बोल सकती, क्योंकि ये आपका ट्रीटिंग फिजिशियन आपसे बात कर सकता है कि कोई और स्कैन्स देखने हैं या नहीं देखने हैं, और अगर स्कैन सब ठीक है तो हो सकता है आपने थोड़ी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करी हो जिसकी वजह से आपका वजन नहीं बढ़ रहा है। तो एज लॉन्ग एज आप वैसे हेल्दी हैं और ठीक से डाइट ले रही हैं, एक्सरसाइज करती हैं। बहुत बार हम रियलाइज नहीं करते कि हमने अपनी डाइट में चेंज कर लिया है, मोर हेल्दियर खा रहे हैं, इसलिए वजन नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि आपके कैलोरीज हो सकते हैं कि कम हो गए। तो वो आप अपने डॉक्टर से लोकल बात करें, मेक श्योर करने के लिए कि कुछ और तकलीफ नहीं है। अगर और तकलीफ नहीं है तो इट इज ओके। और वैक्सीनेशन तो जो आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, प्लीज वो जरूर लें। जस्ट बिकॉज आपको कैंसर था या वजन कम हुआ था उसकी वजह से वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि इवन कोविड के टाइम पे भी कि जो कैंसर पेशेंट्स है जिनको कीमो चल रहा था, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम डाउन था, तो उनको ज्यादा कोविड से डेथ्स हुई हैं और ज्यादा परेशानी हुई है कोविड से। तो वैक्सीनेशन कैंसर पेशेंट्स को जरूर लेना चाहिए। ओके 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 मैम, मेरा कोई पेट स्कैन तो हुआ नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अर्ली स्टेज है तो पेट स्कैन की नीड नहीं है, तो वो मुझे तो वैसे आपको पेट स्कैन की इनिशियली जरूरत नहीं थी, पर अगर आपका वजन गिर रहा है तो फिर आप कर सकते हैं देखने के लिए कि सब ठीक है। ओके ओके ओके। एंड मैम ये पैक्लिटैक्सेल से मुझे वो मींस पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो गया है, जो कि रिकवर नहीं हो पा रहा है। उसका लिए भी एक टैबलेट उन्होंने दिया था, वो B12 का, एंड वो पर वो रिकवर हो नहीं पा रहा है उससे मैम। तो इसके लिए भी कुछ और ऑप्शंस हैं क्या? नहीं, थोड़ा एक्सरसाइज करें, बट कई लोग ऐसे हैं जिनको परमानेंट न्यूरोपैथी हो जाती है पैक्लिटैक्सेल से। नो मैटर कोई भी दवाई लें उससे वो नहीं जाएगा। बट आप अपने डॉक्टर से बात करें कि वो कोई और मेडिसिन दे के देखें जिससे मे बी थोड़ा सा आराम आ जाए आपको। वो जाएगा नहीं, लेकिन अगर दर्द होता है तो हो सकता है उसमें आराम आ जाए। ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु जी। एक संतोष जी हैं जो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। हम जल्दी से उनका क्वेश्चन ले लेते हैं, एंड मैं सब लोगों को फिर से बताना चाहूंगी, अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप मैं अपना नंबर एंड ऐप लिंक यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं आप उस पर पूछ सकते हैं नंबर पे, अदरवाइज आप ऐप डाउनलोड करके उस पर भी पूछ सकते हैं। सो वील ट्राई कि एक एक्सपर्ट आपको जल्दी से जल्दी बता सकते। अंजू जी भी शायद कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, बट वो रेज नहीं कर पा रहे हैं हाथ, तो उनको भी प्लीज बोलने दीजिएगा। या डेफिनेटली वो मैंने का देख लिया है मैसेज भी। तो संतोष जी के बाद मैं अंजू जी से जल्दी से हम डिस्कस कर लेंगे। संतोष जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मुझे लास्ट ईयर अक्टूबर में लियोमा सर्कोमा डायग्नोज हुआ था, जो कि सॉरी दोबारा बोलिए, कौन सा? लियोमा सर्कोमा। लियोमा सर्कोमा, जी जी वो मेटास्टेटिक था, आई मीन हिप बोन पे, एंड देन मेरे स्पाइन पे भी था काफी जगह पे जी। जब डिटेक्ट हुआ था मुझे कुछ ज्यादा सिम्टम्स नहीं थे, जैसे लेग पे स्वेलिंग वगैरह ही था काफी। तो जैसे ही पेट स्कैन करवाया पता चला था, मुझे इमीडिएट कीमो स्टार्ट किया था सर ने। तो जो छोटे छोटे नोट्स थे वो तो काफी रिड्यूस हो गए थे, और मुझे सिम्टम्स चले गए थे काफी। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। आफ्टर कीमो आई टुक पैज़ोपाइरेट टैबलेट्स। तो अराउंड 4 मंथ्स तक मैंने टैबलेट कंटिन्यू किए। देन आई वाज की रिड्यूस हुआ है मेरा ट्यूमर। देन पता नहीं नेक्स्ट 4 मंथ्स में इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यूइंग द टैबलेट्स आल्सो मेरा ट्यूमर बढ़ा है जी। तो लेकिन मुझे कोई सिम्टम्स नहीं था मैम। इन स्पाइट ऑफ ट्यूमर बीइंग इंक्रीजिंग था, लेकिन मेरा कोई सिम्टम्स नहीं था। ये तो जैसे रेगुलर पेट स्कैन करवाने के बाद ही पता चला है कि हाँ ये बढ़ रहा है जी। तो डॉक्टर ने मुझे फिर से कीमो पे रखा है। यस्टरडे मेरा सेकंड कीमो था जी। आपका क्वेश्चन क्या है मेरे से? मेरे से कि मुझे सब कुछ करते हुए मैम ये बड़ा क्यों है ये? जी कोई सिम्टम्स नहीं है।
सो ये आपने एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है। तो जब आई वुड लाइक टू से, तो हम जब कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो दो तरह से हम लोग डायग्नोस करते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। एक हम बोलते हैं कि अर्ली स्टेज कैंसर है, जनरली वो स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 तक होता है। अब हम ब्लड कैंसर्स की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर सब कुछ, सारा स्टेजिंग और ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये मैं सॉलिड ऑर्गन्स की बात कर रही हूँ, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, सार्कोमा आपने बात करी। तो जो अर्ली स्टेज के अंदर होता है, हम कहते हैं कि जो हम सारा इलाज कर रहे हैं वो हम क्योर करने के लिए कर रहे हैं। वर्ड इज क्योर, राइट? तो आप सोचें कि जैसे आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, हमने बोला कि भाई इसका कोर्स होता है 7 दिन का, आपने एंटीबायोटिक और उसके बाद आपका ठीक हो जाएगा एंटीबायोटिक, राइट? हमने 7 दिन की एंटीबायोटिक दी। तो जब अर्ली स्टेज कैंसर होता है तब उसका इलाज बिल्कुल एक तरह से एक पैकेज होता है उसका। दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन इट, कि एक पैकेज होता है। जैसे अभी ऋतु जी ने बोला कि उनको पहले कीमो मिला, उनकी सर्जरी हुई, राइट? फिर उनको एक सेट अमाउंट ऑफ कीमोथेरेपी मिला, फिर अब उनको गोलियां चल रही हैं उनके ब्रेस्ट कैंसर के हिसाब से। और हम उसके बाद कहेंगे कि अगर आपको कीमो 6 महीने का मिल रहा है तो उसके बाद आपका काम खत्म, आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, और फिर हम सिर्फ आपको फॉलो करते हैं ये देखने के लिए कि कैंसर वापस नहीं आए। तो ये तो हो गया अर्ली स्टेज कैंसर में, जिसमें एक आपको फिक्स डिपॉजिट की तरह या आपका कहेंगे पैकेज की तरह इतना ट्रीटमेंट मिलेगा। दूसरा हो गया मेटास्टैटिक कैंसर। वो चाहे आपको जब शुरू में डायग्नोज हुआ था तो आपको क्योंकि अनकॉमन टाइप ऑफ कैंसर है, इसका कोई स्पेसिफिक गांठ नहीं महसूस होती, कई बार सिर्फ दर्द होता है टांग के अंदर या हाथ के अंदर या स्पाइन के अंदर, और हम लोगों को लगता है, सबको होता है, राइट, कि कभी बैक पेन हो गया, कभी थोड़ा दर्द हो गया, उम्र के साथ थोड़ा ज्यादा चल लिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिए तो हो गया। तो कई बार टाइम लगता है पता करने के लिए। अब स्टेज 4 के अंदर हम कहते हैं कि आपका कैंसर इनक्योरेबल है, क्योंकि कैंसर के अंश कई जगह पर हैं। तो हम ये नहीं कर सकते कि सर्जरी करके या रेडिएशन करके वो सारे अंश निकाल दें। आप सोचिए कि कैंसर जो है एक बॉल की तरह, जैसे मेरे हाथ में ये बॉल है, राइट? सारे के सारे जो सेल्स हैं उसके अंदर वो एक से नहीं है। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कीमोथेरेपी या रेडिएशन को बहुत सेंसिटिव है, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो बीच में है, और कुछ सेल्स ऐसे हैं जो रेजिस्टेंट हैं, राइट? दीपक जी ने भी बात करी, उनकी वाइफ को मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर है, राइट? तो जो सेंसिटिव सेल्स हैं, जब हमने रेडिएशन दिया या कीमो दिया तो वो मर जाएंगे। जो बीच के सेल्स हैं वो थोड़ा बहुत मरेंगे, थोड़ा बहुत रह जाएंगे। जो रेजिस्टेंट सेल्स हैं वो नहीं मरेंगे, राइट? तो जब आपने इनिशियली ट्रीटमेंट शुरू किया कि आपको उन्होंने कीमो दिया, तो जो सारे सेंसिटिव सेल्स थे वो मर गए, तब आपका ट्यूमर वॉल्यूम ज्यादा था, आपका कैंसर इतना था। जैसे ही हमने आपको कीमो दिया तो इसमें सारे सेंसिटिव और जो बीच वाले सेल्स हैं जो मर गए वो चले गए। तो सडनली हमने पेट स्कैन किया तो आपका इतना सा कैंसर रह गया। सब खुश, मैं भी खुश, डॉक्टर भी खुश, आप भी खुश कि भाई चलिए ट्रीटमेंट चल रहा है, राइट? फिर जो आप क्या हुआ कि आपको फिर उन्होंने मेंटेनेंस ट्रीटमेंट पे डाल दिया, क्योंकि आपको स्टेज 4 कैंसर है। सारे कैंसर सेल्स तो नहीं गए, हम अभी भी कुछ अंश देख रहे थे कि भी आपका कम वॉल्यूम, कम इतने से इतना हो गया, लेकिन पूरा तो गायब नहीं हुआ। तो हमने कहा कि हमने आपको पाज़ोपेनिप दिया। अब जब हम आपने आपको ट्रीटमेंट चेंज कर दिया, जैसे हम एंटीबायोटिक चेंज कर दें, क्योंकि आपका तो इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहा है, राइट? आपको मोर रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है। तो क्या हुआ कि जो थोड़े से और सेल्स थे जो पहले इनसेंसिटिव थे, अब वो सेंसिटिव हो गए क्योंकि नया ट्रीटमेंट दिया, तो वो वाले सेल्स भी अब आपके मर गए। तो जो आपका कैंसर इतना था वो अब थोड़ा और कम हो गया, नेक्स्ट पेट स्कैन पे और अच्छा आया। अब आपने किया, लेकिन जो रेजिस्टेंट सेल्स हैं वो नहीं गायब हुए, राइट? अब वो ही बचे हैं सिर्फ, बाकी तो सब चले गए, और वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इवन तो आप पाज़ोपेनिप ले रहे थे और आपको सिम्टम्स इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि हम स्कैन से आपको ऑलरेडी बहुत जल्दी फॉलो कर रहे थे। अगर आप अपना इलाज कराना बंद कर देते और डॉक्टर के पास नहीं जाते तो 6 महीने के बाद आपको सिम्टम भी आ जाता। और क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका वो स्कैन्स कर रहे हैं, तो हम थोड़ा जल्दी पता पिकअप कर लेते हैं, ताकि हम उसको बढ़ने नहीं दे रहे कि इतने से इतना हो जाए। तो अनफॉर्चुनेटली स्टेज 4 कैंसर के अंदर या मेटास्टैटिक कैंसर के अंदर यही तकलीफ होती है।
कि हम उसको इसीलिए क्योर नहीं कर पाते क्योंकि हम उसको पूरा रिमूव नहीं कर सकते। अब इसके अंदर ये होता है कि अगर एक एरिया, बाकी सब जगह ठीक है, लेकिन एक एरिया आपके अंदर स्पाइन के अंदर या पैर के अंदर ऐसा है, सिर्फ वही कैंसर बढ़ रहा है, तो जैसे मैंने दीपक जी को बोला कि उनका सिर्फ उनकी वाइफ के उसके अंदर लिवर के अंदर सिर्फ बढ़ रहा है, बाकी सब कंट्रोल है, तो हम लोकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि सर्जरी से या रेडिएशन से उन कैंसर सेल्स को मारने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि उसको हम काट दें और फिर आप पजोपनिब थोड़े और टाइम के लिए ले लें। तो वो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी जो आपको ट्रीट कर रहे हैं। जी जी। तो ये आपकी स्ट्रगल ऐसी चलेगी अनफॉर्चुनेटली। जी मैम, ये एक जेनेटिक टेस्ट होता है करके बताए थे, NDRT टेस्ट करके कोई। जी, जेनेटिक टेस्टिंग संतोष जी, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बात कर सकती यहाँ पर, लेकिन दो तरह की हम टेस्टिंग करते हैं, एक जेनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं और एक जीनोमिक टेस्टिंग बोलते हैं। तो आई थिंक जो आपके डॉक्टर बात कर रहे हैं वो जीनोमिक टेस्टिंग होनी चाहिए, जेनेटिक टेस्टिंग ज्यादा फायदेमंद नहीं होती लियोमायोसार्कोमा में। जेनेटिक टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम ये देख रहे हैं कि आपको कोई, आपकी माँ या पिताजी से या माताजी से कोई खराब जीन नहीं मिली हो जिसकी वजह से ये हुआ हो। उसका लियोमायोसार्कोमा के अंदर बहुत ज्यादा रोल नहीं है। जीनोमिक टेस्टिंग क्या होती है कि जो आपके कैंसर की बायोप्सी हमने ली है, जिससे हमने एस्टैब्लिश किया था कि आपको कैंसर है, उसको हम स्पेशल टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिसको नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग या जीनोमिक टेस्टिंग बोलते हैं, ये देखने के लिए कि क्या ड्राइवर है आपके कैंसर के ऊपर। तो उसमें बहुत सारी म्यूटेशंस आजकल हम देखते हैं, वेरियस पैनल्स हैं जो आप करवा सकते हैं, और कई बार अगर उसमें कोई एक्शनेबल म्यूटेशन मिल जाए तो हम आपके ट्रीटमेंट को उस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वो आपको जीनोमिक टेस्टिंग है। हाँ, सो डॉक्टर ने बताया था कि जिससे मेरा काफी ट्रीटमेंट से पहले सारे टेस्ट हुए थे मेरे, तो ये NDRT टेस्ट मेरा नेगेटिव आया था। सो डॉक्टर अभी मुझे एडवाइस कर रहे हैं कि तुम यू गो फॉर वंस अगेन, क्योंकि 1 ईयर मेरा हो चुका है, तो बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं, म्यूटेशंस होते हैं। सो डॉक्टर ने कहा कि अगर आपका पॉजिटिव आता है देन वी कीप यू ऑन अ टैबलेट, तो दैट इज वेरी गुड, इंस्टेड ऑफ कीमो वो टैबलेट आप पे काम करेगी। जी, सो दैट इज नॉट इनकरेक्ट, क्योंकि हम इम्यूनोथेरेपी के लिए भी देखते हैं कि अगर आपका MSI हाई आता है तो इम्यूनोथेरेपी का रोल है। एंट्रैक, बहुत सारी ऐसी म्यूटेशंस है जिसके जो अगर आपकी आती हैं और वो बदलती रहती हैं, तो आपके डॉक्टर ठीक कह रहे हैं कि वो, जैसे मैंने बताया ना कि वो रेजिस्टेंट सेल्स जो हैं वो ग्रो करने शुरू कर गए, तो उनकी ड्राइवर म्यूटेशंस डिफरेंट होंगी, जो आपके सेंसिटिव सेल्स है उनकी ड्राइवर म्यूटेशंस डिफरेंट। तो आप करवा लीजिए वो टेस्ट और फिर देखिए कि क्या मुझे दोबारा बायोप्सी कराना पड़ेगा मैम? जी, क्योंकि पहले वाले पे तो हमने पहले से ऑलरेडी टेस्टिंग की है, तो उसको टेस्ट करने का तो कोई फायदा नहीं है। तो नए एरिया से जहाँ पे ग्रोथ बढ़ रही है वहां पे टेस्टिंग करानी पड़ेगी। अच्छा मैम, वन मोर थिंग, ये जैसे मेरे लेटेस्ट पेट स्कैन में आया था कि जैसे ट्यूमर तो बड़ा है बट मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं बढ़ी है। जी, इसका क्या मतलब है? जी संतोष जी, अनफॉर्चुनेटली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल उस तरह के स्पेसिफिक आंसर्स देना गलत है, क्योंकि मैं रिपोर्ट्स देख नहीं रही हूँ और उस तरह से मैं सिर्फ आपकी बात के ऊपर जा रही हूँ, तो कई बार गलत इंफॉर्मेशन हो जाती है उसमें भी। अगर आप आइडिया चाहिए था। हाँ जी, तो उसमें आप नीडल डाल के देखें, कई बार अर्ली होता है या साइज बहुत छोटा होता है तो वो पेट के ऊपर एक्टिविटी नहीं भी हो सकती। कई बार इन्फ्लेमेशन की वजह से भी ऐसा लगता है कि बढ़ रहे हैं, अगर बायोप्सी करें उस एरिया के अंदर तो पता चल सकता है कि उसमें कैंसर सेल्स ही हैं या ट्रीटमेंट इफेक्ट है। तो अगर जैसे मुझे जैसे मेरा डाइटिशियन वगैरह है, जिससे मैं डाइट फॉलो करता हूँ, उसने मुझे बताया था कि भाई आपका ट्यूमर बड़ा है बट तो जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं का मतलब है कि कैंसर सेल्स नहीं बढ़े। दैट इज नॉट राइट, वो दोनों सिनोनिमस हैं। ट्यूमर और कैंसर सेल्स के अंदर कोई फर्क नहीं है। ट्यूमर इज मेड ऑफ दोस कैंसर सेल्स, बट अगर बहुत छोटा हो तो कई बार एक्टिविटी नहीं पिकअप हो सकती। कई बार हो सकता है कि वो बहुत स्लो ग्रोइंग वाले कैंसर सेल्स हैं जो पेट पे ज्यादा हॉट नहीं हो। कई बार कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, समझ लीजिए कि स्वेलिंग हो रही है उस एरिया के अंदर, वो भी ऐसा लगेगा कि ट्यूमर बढ़ गया है लेकिन वहां पे कैंसर सेल्स नहीं है। तो जब बायोप्सी करेंगे तो पता चलेगा कि वहां कैंसर सेल्स है या फिर ये सिर्फ स्वेलिंग हो रही है। ओके जी, हाँ जी, अंजू जी आप प्लीज बोलिए, आप बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। जी, अंजू जी को भी मैं अनम्यूट कर देती हूँ। थैंक यू सो मच संतोष जी डिस्कस करने के लिए। अंजू जी, या
अंजू जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। नहीं हुआ, हाँ हो गया। Yes, yes. Hello, I am Dr. Anju. I am on this thing Zeloda, Capcitabine since last 6 months. It is my 9th cycle going on, 14/7, 14 days on and 7 days off. So just after the second cycle, the liver metastases, which were 3 in number, they reduced in size also and in number also. And just I wanted to ask one question. Have you ever seen or do you come across this Zeloda resistance? डॉक्टर अंजू, आपकी प्राइमरी कहाँ से है? कहाँ से आपने बोला मेटास्टेसिस? ब्रेस्ट। एंड आपका हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, ER/PR HER2 का Actually में स्टेटस? क्या हुआ? Earlier ER/PR was positive and HER2 was negative while after surgery. सर्जरी के बाद जो ब्लॉक से किया, उसके बाद जब लिवर में मेटास्टेसिस दिखे जनवरी 2022 में, तो जब लिवर बायोप्सी करी तो उसमें 2 लैब्स पे कराया, तो उसमें PR was negative and ER was positive and HER was negative. जी, Then they put me on ribo and fulvestrant. जी जी जी। तो आई वुड अज्यूम कि जब आपका इनिशियल अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर था तो उसके बाद आप कोई ना कोई लेट्रोजोल या टमॉक्सिफिन दे रही होंगी जब आपको लिवर में मेटास्टेसिस हुआ, राइट? लेट्रोजोल। कितने समय से आप लेट्रोजोल पे थी जब आपको लिवर मेटास्टेसिस हुआ? लिवर 3-4 महीने बस। नहीं सॉरी 1 year 3-4 महीने थे तो दैट्स नॉट गुड। हाँ जी, तो इसीलिए आपको मैंने फल्विस्ट्रेंट और राइबोसिक्लिब दिया। तो उसके बाद तो आपका क्वेश्चन ये था कि ज़ेलोडा पे आपको रेजिस्टेंस हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसे मैं संतोष जी को मैं बता रही थी कि जब आपको मेटास्टैटिक डिजीज हो जाता है तो उसके अंदर जो है इनिशियली आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है, क्योंकि जो सेंसिटिव सेल्स हैं वो सब मर जाते हैं जब हम कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं, और फिर जो रेजिस्टेंट सेल्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। अब ये सभी कैंसर्स के अंदर हमें नहीं पता होता कि किसके अंदर कितना सेंसिटिव सेल्स और कितने रेजिस्टेंट सेल्स हैं। Is there any test to know about this? नहीं, Circulating दिस इज माय वे ऑफ एक्सप्लेनिंग यू अ लिटिल बिट, ताकि हमको बताएंगे कि भी जो कैंसर बायोलॉजी होती है वो हेट्रोजीनियस होती है, हेट्रोजेनेइटी होती है उसके अंदर। इसीलिए कैंसर सेल्स जो हमें इनिशियल रिस्पांस मिलता है और फिर वो मिलना बंद हो जाता है, वो उसकी वजह से होता है। तो इसमें कोई टेस्ट नहीं है। जो 2 ही चीजें हम कर सकते हैं अंजू जी, एक तो ये कि स्कैन्स हमें बताएंगे कि भी कैंसर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और दूसरा जैसे संतोष जी को हम बात कर रहे थे वो जीनोमिक टेस्टिंग जो होती है जिसको हम नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग करते हैं, वो हम करके देखते हैं कि अच्छा कैसे क्या ड्राइवर म्यूटेशंस है और अगला ट्रीटमेंट अगर हमें देना है तो हमें क्या देना चाहिए। अच्छा, तो how frequently we should get PET scan done? वो थोड़ा डिपेंड करता है कि कैसा है। इनिशियली जब भी मैं कोई नया ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ तो मैं 3 महीने पे एक स्कैन जरूर कराती हूँ। जरूरी नहीं कि पेट स्कैन ही हो, फिर चाहे पेट स्कैन हो या कैट स्कैन हो। उसके बाद मरीज टू मरीज डिफरेंट होता है। बहुत सारे मेरे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स जो हैं दे आर डूइंग वेल। कई बार मैं ट्यूमर मार्कर भी करती हूँ, ब्लड टेस्ट होता है CA15-3 या 27-29, तो उसको हम मॉनिटर कर लेते हैं। अगर उसके CA27-29 we are not following in India. I don't know that. Sorry, मुझे I knew only about 15.3 CA15. वो एक ही कोई भी एक टेस्ट कर लें, जरूरी नहीं है कि दोनों करना है। ठीक है। कोई भी एक टेस्ट आपको करना है, सिर्फ एक ही टेस्ट करना है। कई लोग that should be repeated after every 2 months CA15.3? every 2 to 3 months में करती हूँ। अगर आपका लिमिटेड स्टेज डिजीज है और काफी टाइम से आपका डिजीज स्टेबल है तो फिर हम CA15-3 कर सकते हैं। अगर आपको सपोज नंबर 40 है और अभी भी 40-45 ही रहता है तो मैं कई बार 6 महीने पे भी स्कैन कर लेती हूँ या 4 महीने पे भी स्कैन कर लेती हूँ। देयर इज नॉट one particular way to do that. Okay, thank you. Good luck. Thank you so much. Thank you अंजू जी। I can see that हम पे और भी काफी लोग हैं, but I think already काफी टाइम हो गया है and we have some queries left.
सो मैं सबको बोलना चाहूंगी दैट मैंने जो हमारा नंबर शेयर किया है, आप उस पर अपना क्वेरी, अपना पूरा क्वेरी आप उसमें बता सकते हैं, बिकॉज अभी हमें आपकी सारी डिटेल्स भी नहीं पता है। तो आप उस पर अपना पूरा क्वेरी बता सकते हैं डिटेल के साथ, एंड वील ट्राई आवर बेस्ट। आई विल कनेक्ट विद मैम, एंड मैं एक बार डॉक्टर अंजू से कनेक्ट करके देखूंगी इफ वी कैन गेट एनी एडवाइस ऑन दैट, because I think वहाँ पे I think it's like it is 10 hours मतलब earlier, right? So it is morning there. मॉर्निंग के 7:45 हुआ है जी 7:45 हो रहा है, राइट मैम। सो लाइक अभी आपको फिर आगे आपकी जी लाइक आपको जाना भी होगा। सो जी हाँ, तो मैं हमारा कांटेक्ट नंबर यहाँ शेयर कर रही हूँ, एंड ऐप डाउनलोड की लिंक भी भेज रही हूँ। जिन लोगों को भी कोई भी डाउट्स है, मैं देख सकती हूँ प्रियदर्शनी जी हैं, एंड वी हैव सम डाउट्स इन चैट ऑल्सो। तो मैं सबको बोलना चाहूंगी, हम इससे आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं सेशन को, तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप इस पे लिख दीजिए, एंड हम जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रियदर्शनी जी कह रही हैं ऑलरेडी आस्किंग क्वेरीज ट्वाइस इन योर गिवन नंबर। प्रियदर्शनी जी ये नंबर डायरेक्ट हमारा कनेक्टेड है, तो अगर जो भी क्वेरी है उस पर सॉल्व हो जाती है। प्रियदर्शनी जी मैं बोलना चाहूंगी, आप एक बार अपना कांटेक्ट नंबर मुझे शेयर कर दीजिए पर्सनल चैट पे, एंड हम आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। अभी हमारे कैंसर कोच आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, एंड आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करेंगे। या सो थैंक यू सो मच रंजू मैम, आपने सुबह इतना टाइम निकाला, सुबह सुबह इतनी नॉलेज शेयर करी है। इट वाज रियली इंस्पिरेशनल, आपने इतनी चीजें बताई हैं, इतने डाउट्स क्लियर करे हैं, वो भी अच्छे से पूरा डिटेल में। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट। माय प्लेजर। एंड आस्था आप ले लीजिए इनसे जो भी क्वेरीज हैं, एंड यू कैन कनेक्ट एट अ डिफरेंट टाइम, एंड आई विल ट्राई टू आंसर माय बेस्ट। एंड अगर बहुत ज्यादा होगा तो आई विल कम बैक एट सम पॉइंट इफ नीडेड। डेफिनेटली मैम, वी होप दैट हम आपके साथ वापस से सेशन कर पाए। सब लोगों को मैं बता रही हूँ, आपके जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं आप वो दे सकते हैं, एंड वील कनेक्ट यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अंजू। थैंक यू टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।